सभी व्यूवर्स को मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पीपली पिथौरागढ़ और आयुष मास्टर ट्रेनर जनपद पिथौरागढ़, आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी विधा, पद्धति या सिस्टम निरंतर अन्वेषण के फलस्वरूप ही निर्माण में आता है या निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे आजकल हम आयुष के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, वह भी हमारे प्राचीन आचार्यों, प्राचीन वैज्ञानिक आचार्यों के निरंतर प्रयोग, शोध और अन्वेषण के बाद ही निर्मित किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति, चाहे आयुर्वेद हो या अन्य क्षेत्रों में निर्मित हुई चिकित्सा पद्धतियां हों, वो वेदों के काल से ही बनी हुई हैं। हमारे मूल वेद यानी अथर्ववेद में चिकित्सा के बहुत से सिद्धांतों को बताया गया है। इसके फलस्वरूप निरंतर प्रयोग और अनुसंधान के बाद अन्य आचार्यों ने बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के माध्यम से आयुर्वेद को एक विस्तृत चिकित्सा पद्धति के रूप में निर्मित किया। बृहत्त्रयी में चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग हृदय हो, इनमें बहुत से चिकित्सकीय पद्धतियों, विधाओं के बारे में हमें बताया गया है। इसके बाद लघुत्रयी के रूप में चाहे वो माधव निदान हो, द्रव्य गुण से संबंधित जो हमारे निघंटु निर्मित किए गए हों, ये निरंतर प्रयोग और अनुसंधान के बाद ही हमारे समक्ष आए हैं। इसलिए बिना अनुसंधान के कोई भी चीज हमारे सामने नहीं आ सकती है। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि भारतवर्ष पहले मुगलों की गुलामी में रहा, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी में रहा। इस दौरान प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का निरंतर ह्रास हुआ और अनुसंधान की संभावनाएं लगभग क्षीण थीं इस दौरान। लेकिन अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद आयुर्वेद को एक चिकित्सा पद्धति या आयुष को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में राजकीय सिस्टम में लाया गया और उसके बाद निरंतर बहुत से ऐसे बॉडीज का निर्माण हुआ जो इस क्षेत्र में अनुसंधान को भी बढ़ावा दे सके। जैसे CCRS है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा सिस्टम एंड लेटर ऑन होम्योपैथी एंड सिद्धा सिस्टम भी निर्मित किया गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या NIA जयपुर हो या अन्य आयुर्वेद से संबंधित विश्वविद्यालय और डिफरेंट मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम के विश्वविद्यालय भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी वह उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे हम आयुर्वेद को विश्व स्तर पर वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठापित कर सके। हमारा सौभाग्य है, सभी आयुष से जुड़े हुए चाहे वो चिकित्सक हो या अन्य पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी के लिए ये सौभाग्य है कि आज इस कोरोना महामारी में भी आयुष चिकित्सा पद्धति को महत्व दिया गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी स्वयं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज को अनुसंधान आधारित बनाने के लिए आयुष विधा से जुड़े हुए लोगों को प्रेरित किया है। साथ ही हमारे माननीय शीर्ष संस्था आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी ने भी इस क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया और हम किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उस पर हमें जानकारी दी। तो आइए अब सुनते हैं हमारे आदरणीय वैद्य
कोटेचा जी ने क्या कहा है उस बारे में देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे आर्गुमेंट करते हैं कि भाई ये शास्त्र तो हजारों वर्ष पुराने हैं, इनको क्या प्रमाण की जरूरत है। लेकिन प्रमाण की जरूरत नहीं है ऐसा हमें लोगों को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पूरे विश्व में ये सब ज्ञान का प्रसार करना है। तो लोग जिस प्रकार जिस भाषा में समझे उस भाषा में बात करनी पड़ेगी, और नए परिवेश में उसी चीजों को प्रस्थापित करना पड़ेगा। हम लोग कई बार ऐसा मानते हैं कि जो विज्ञान है, जो नए नए शोध है, ये शोध तो एलोपैथिक साइंस है स्वास्थ्य में। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी शोध हुए हैं वो अमूमन किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने शोध नहीं किया है। वो बेसिक साइंस के लोग हैं, बायोकेमिस्ट्री के लोग हैं, फिजिक्स के लोग हैं, बायोलॉजी के लोग हैं, फार्माकोलॉजी के लोग हैं, डाटा एनालिटिक्स वाले लोग हैं। इन लोगों ने अलग अलग विधाओं की खोज करी है। जैसे हम रेडियोलॉजी की बात करें, हमारे पास अभी रेडियोलॉजी के क्षेत्र में एमआरआई, सीटी स्कैन से लेकर के पेप सिटी से लेकर के बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं, क्योंकि ये इसकी खोज फिजिसिस्ट लोगों ने करी है, ये फिजिक्स है। तो एक बार हम मन में से भ्रांति निकाल दें कि जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो शोध होते हैं वो सिर्फ एलोपैथिक विज्ञान के लिए होता है, सबके लिए होता है। स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य है। तो हम लोगों को उस परिमाण में जो आयुष विधाएं हैं उसको प्रमाणित करना होगा। बिना प्रमाणित किए हम यदि कोई क्लेम करें तो उस क्लेम को हम तो मान जाएंगे, लेकिन उसको वैज्ञानिक रूप से यदि हमने ठीक नहीं किया, प्रस्तापित नहीं किया, तो लोग नहीं सुनेंगे, न कहीं कोई पब्लिकेशन आएगा, न मेन स्ट्रीमिंग होगा उसका। इसलिए वो सब जरूरी है। तीसरा एक पक्ष है, बिफोर आई गो फॉर दिस इम्यूनिटी गाइडलाइंस, वो पक्ष है कि भारत सरकार ने, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम कैसे डील करते हैं, उसको विश्व भर देख रहा है। इसका एक उदाहरण देता हूं कि ऐसे 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं भारत सरकार ने अलग अलग क्षेत्र के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो उसमें मेडिकल इक्विपमेंट है, या बेड्स की व्यवस्था है, या वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है, या ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग है, एम्पावरमेंट है, ट्रेनिंग है। तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उसका जो ग्रुप है उसमें आयुष मंत्रालय भी शामिल है। आप सबको जानकारी होगी कि पिछले दिनों सभी आयुष विधा के चिकित्सकों को ये सूचना गई है अलग अलग चैनल से, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, कॉलेजेस के माध्यम से। 4 अप्रैल को एक मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम हुआ, 3500 लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया। तो मास्टर ट्रेनर्स ने अभी तक, मेरे पास जो आंकड़ा है, उन्हें 2 लाख चिकित्सकों की ट्रेनिंग करी है। और ये सब चिकित्सक फील्ड में काम करने के लिए तैयार है। न केवल चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन आयुष के स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं फील्ड सर्वेलेंस के काम के लिए उत्सुक है, उनका भी ट्रेनिंग हुआ है। तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपने यदि ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आप एक बार अपने स्टेट के कोऑर्डिनेटर से बात करिए। coronavirus.gov.in, सॉरी, coronawariors.gov.in पर इसकी सब जानकारी है कि आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है, या फिर आप आयुष की वेबसाइट पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को तैयार करिए। मुझे पता है, बल्कि विश्वास है कि हमें कोई बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं आएगी, लेकिन तैयारी करके रखना चाहिए। यदि बहुत बड़ी क्राइसिस आती है, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होते हैं, तो उनके लिए बेड्स की व्यवस्था की जरूरत होगी, उनके लिए अपने को प्रशिक्षित ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। ये पूरा आयुष का ह्यूमन रिसोर्स का क्षेत्र है, ये हमने इसके लिए समर्पित किया है। और पूरा क्षेत्र, पूरा ह्यूमन रिसोर्स, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में सब लोग उसके लिए तैयार है। एक और डेवलपमेंट की मैं बात करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद श्री पीयूष गोयल जी, माननीय मंत्री कॉमर्स और रेलवे, और हमारे माननीय मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी जो आयुष के मंत्री हैं, दोनों ने मिलकर के इंडस्ट्री, एकेडेमिया, रिसर्चर्स के साथ 2 बार लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है, प्लानिंग किया कैसे करेंगे। उसके परिणाम स्वरूप आयुष सेक्टर को लॉकडाउन में से एसेंशियल सर्विस मान करके मुक्ति मिली है, और आयुष सेक्टर के सभी
चिकित्सा संस्थान, क्लिनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सब लोग अपना काम निर्बाध रूप से कर पा रहे हैं। तो किसी को कोई इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर के एक ईमेल भेजिए। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 संकट के दौरान स्वयं की देखभाल और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी सभी देशवासियों से निवेदन किया है कि वे आयुष विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी और उसके निर्देशों का पालन करें। तो इस महामारी से जो मानव जाति पीड़ित है, चाहे भारतवर्ष हो या फिर संपूर्ण विश्व के लोग हों, वो इन दिशा निर्देशों का पालन कर अपनी स्वयं की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट लोग हैं वो इस बीमारी से जल्दी ग्रसित होते हैं और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो इस बीमारी से लड़ने में उनके अंदर ज़्यादा क्षमता होती है। तो इस एडवाइजरी में जो सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं वो हैं, हमें पूरे दिन गर्म पानी पीना है और प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम और ध्यान की क्रियाएं करनी हैं। साथ ही हम हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन आदि मसालों का भोजन बनाने में प्रयोग करें, जो सामान्यतः भारत के सभी घरों में प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, जो भारतवर्ष में लगभग सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, तो जो आपको गुणवत्ता वाली लगे उन च्यवनप्राश का सेवन आप प्रतिदिन 1 चम्मच प्रातः ले सकते हैं। साथ ही जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आती हैं, तो वो उनका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक है और मुनक्का से बनी हुई हर्बल टी या काढ़ा का सेवन कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ या नींबू का रस भी मिलाया जा सकता है। साथ ही आप गोल्डन मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दूध को गर्म करके 100 या 150 ml दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा हल्दी चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। इसके साथ में कुछ विशेष उपाय हैं, जैसे नस्य है या नेजल एप्लीकेशन होता है, मॉडर्न भाषा में इसे नेजल रिंजिंग कहते हैं, और यह बहुत से सामान्य वायरल डिजीज में उपयोगी पाया गया है। तो हम नस्य का प्रयोग तिल या नारियल के तेल से नाक के दोनों छिद्रों में डालकर प्रयोग कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार के कोविड के लिए मुख्य रूप से ना कहा जाए तो अन्य किसी भी प्रकार के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये उपयोगी होता है। इसके साथ में अगर आपको खांसी या खराश की समस्या है तो उसके लिए दिन में कम से कम 1 बार पुदीना के पत्ते या अजवाइन डालकर पानी की भाप ली जा सकती है, स्टीम लिया जा सकता है। साथ ही खांसी व गले की खराश होने पर लौंग के चूर्ण में गुड़ या शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन किया जा सकता है। और ये उपाय मुख्य रूप से सूखी खांसी व गले के उपाय के खराश के लिए लाभदायक हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा लक्षण होता है तो निसंदेह आपको किसी भी वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एडवाइजरी है वो भारत सरकार के शीर्ष आयुष की संस्था आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो ये जो सभी परामर्श हैं वो भारत के प्रख्यात वैद्यों के द्वारा संस्तुत किए गए हैं। तो
इन सभी का प्रयोग आप बिना किसी शंका के कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि आपको कोई गंभीर समस्या होती है या आपको किसी भी प्रकार की क्लिनिकल प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत चिकित्सीय सलाह के लिए जाना चाहिए। अंत में मेरा आदरणीय सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी से विनम्र आग्रह है कि सीसीआरएस द्वारा कुछ वर्ष पहले तक एक अनुसंधान पत्रिका रिसर्च जर्नल का प्रकाशन किया जाता था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च, जो किसी कारणवश अब विभाग द्वारा नहीं प्रकाशित किया जा रहा है। आज भी उसके बहुत से रिसर्च पेपर्स हैं जो हाईली साइटेड रिसर्च हैं। उसमें एक मेरा भी रिसर्च है टिनोस्पोरा पर, जो कि मैक्सिमम साइटेड रिसर्च है, रिव्यू पेपर है। तो मेरा आदरणीय कोटेचा जी से विनम्र आग्रह है कि इस जर्नल को पुनः प्रकाशित किया जाए। साथ ही अनुसंधान से शीर्ष रिसर्च संस्थाओं को एक सामान्य आयुष डिस्पेंसरी से जोड़ा जाए। एक आयुष चिकित्सक या वैद्य कर्म से एक अन्वेषक होता है। अपने पूरे जीवन काल में वह ना जाने कितने नुस्खों, आधुनिक भाषा में कहें तो फॉर्मुलेशन का प्रयोग करता है, जो और अपने बहुत से रोगियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। इन अन्वेषणों या नुस्खों या फॉर्मुलेशंस की कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, लोगों तक पहुंच नहीं हो पाती है। तो एक अनुसंधान के रूप में इन चीज़ों को अगर सामान्य आयुष डिस्पेंसरियों को जोड़ा जाए तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कर एक रिसर्च की अवधारणा को और पुष्ट किया जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था का डेवलपमेंट किया जाए आयुष मंत्रालय के स्तर से। साथ ही मेरा सभी आयुष क्षेत्र से जुड़े हुए चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ से निवेदन है कि वे जो आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी है, तो आयुष क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी चिकित्सक हों या अन्य पैरामेडिकल स्टाफ हों जो कहीं भी आइसोलेशन की ड्यूटी में, क्वारंटाइन की ड्यूटी में, रैपिड रिस्पांस टीम की ड्यूटी में, स्क्रीनिंग की ड्यूटी में या सामान्य ओपीडी की व्यवस्था देख रहे हैं, तो वो सामान्य स्क्रीनिंग या प्रिवेंशन के कार्य के साथ में इन आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी का भी लोगों को लाभ दें और इसके बारे में भी सभी सामान्य जनमानस को अवगत कराएं। निसंदेह इन चीज़ों के सेवन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट या बुरा प्रभाव नहीं होने वाला है और इससे लाभ ही लाभ होगा। तो सभी लोग एक आगे से अन्वेषक की भांति कार्य करें और अपने आप को अनुसंधान परक बनाने के लिए हमारी जो रिसर्च की वेबसाइट है CCRAS या मॉडर्न रिसर्च की वेबसाइट है ICMR, उस पर बहुत से क्लिनिकल रिसर्च और अन्य बेसिक रिसर्च से संबंधित गाइडलाइंस दी गई हैं। उनका सभी चिकित्सक अध्ययन करें और किस प्रकार अपने अंदर अनुसंधान की सोच या अनुसंधान का नॉलेज डेवलप कर सकते हैं, उसको डेवलप करें। इसी तरह से वे आयुर्वेद की या आयुष चिकित्सा की किसी भी विधा को विश्व पर एक वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठापित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप सामान्य जनमानस को अपनी इस विधा से जोड़ने के लिए अधिक प्रेरित कर सकते हैं। तो आप सभी लोग एक अनुसंधान की भावना डेवलप करेंगे और उसी प्रकार अध्ययन कर हम किस प्रकार आयुर्वेद को और आयुष की अन्य विधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें शीर्ष संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे और आगे से हम इस चीज़ को यानी अनुसंधान की भावना को और अधिक पुष्ट